नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 10वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, दूसरा ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, तीसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC और चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड गेल। तो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में विभाजित किया जाता है। भारत में वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी, 16 नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न दर्जे के लिए CBSE को पहले नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और इसके लिए सख्त वित्तीय मापदंडों को पूरा करना भी आवश्यक है। जैसे औसत वार्षिक टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ से अधिक हो, पहला। दूसरा, औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य जो है वो 15,000 करोड़ से अधिक हो। साथ ही साथ औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वो पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक हो, 5,000 करोड़ से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा है 2026, तीसरा ऑप्शन है 2027 और चौथा है 2028। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2028 तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है वह एक स्वायत्तशासी संस्था है, दूसरा है इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है, तीसरा ऑप्शन है यह दिल्ली में स्थित है और चौथा है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नीचे दिए गए कोड हैं, उनमें से सही उत्तर का चयन करना है, पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, तीसरा है पहला दूसरा चौथा और चौथा है दूसरा तीसरा और चौथा। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के विषय में जो सही कथन होगा वह एक स्वायत्तशासी संस्था है, सही है। दूसरा, इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है यह दिल्ली में स्थित है, यह दिल्ली में नहीं स्थित है बल्कि यह बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, इसे बेंगलुरु में 1994 में स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय यानी खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 1982 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2024 को किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? पहला ऑप्शन है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, दूसरा है भारत, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, तीसरा ऑप्शन है जापान, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया और ब्राजील और चौथा ऑप्शन है जापान, पाकिस्तान, पनामा, भारत और भूटान। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जिन अस्थायी देशों को चुना गया है वो है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में की गई थी।
इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में प्रारंभ में 11 सदस्य देश थे, जिसे बढ़ा करके 15 अब कर दिया गया है। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा अन्य 10 देशों को 2 वर्ष के अस्थायी कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव का उद्देश्य है सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को कायम करना। अगर बात किया जाए इन 15 सदस्यों को, तो 3 सदस्य चुने जाते हैं अफ्रीका से, 2 सदस्य चुने जाते हैं एशिया से, 2 सदस्य चुने जाते हैं दक्षिण अमेरिका से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से, 2 पश्चिमी यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है बिहार। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच किससे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है जहीर खान, दूसरा है ब्रेटली, तीसरा है मोर्ने मॉर्कल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच जो नियुक्त किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध बॉलर मोर्ने मॉर्कल को चुने गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय संपन्न हुआ, आपको डेट बतानी है। ऑप्शन है पहला 1974, दूसरा 1998 में या 1973-97 में, या तीसरा ऑप्शन है 1974-1996 में, या चौथा ऑप्शन है 1975-1998 में। तो ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय संपन्न हुआ था। अगर बात की जाए पोखरण प्रथम की, तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में संपन्न हुआ। इसका कूट नाम है स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा है पोखरण सेकेंड, ये हुआ था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 में। इसका कूट नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? पहला ऑप्शन है क्रमबद्ध क्रिया, दूसरा है वस्तुनिष्ठ अवलोकन, तीसरा है प्रयोग एवं त्रुटि और चौथा है समस्या समाधान। तो एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में जो प्रासंगिक नहीं है वो है वस्तुनिष्ठ अवलोकन। बाकी क्रमबद्ध क्रिया, प्रयोग एवं त्रुटि एवं समस्या समाधान ये एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशन सदैव किसका भाग होता है? पहला ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक शोध का, दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च यानी मूलभूत शोध का, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी विवरणात्मक शोध का और चौथा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक शोध का। तो जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशन जो है सदैव भाग होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक शोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल हाइपोथेसिस या रद्द परिकल्पना है। पहला ऑप्शन है वह चरों के बीच कोई भिन्नता न हो, जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो, दूसरा है शोध परिकल्पना के समान, तीसरा है प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और चौथा है जब चरों के बीच भिन्नता हो। तो शुद्ध या रद्द या नल हाइपोथेसिस तब बनाते हैं जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो, इसमें किसी घटना के बारे में कई वर्ग परीक्षण से सत्य तक पहुंचने की कोशिश होती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यदि
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सैंपलिंग यानी प्रतिदर्श प्रणाली प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सुविधा अनुसार प्रतिदर्श यानी कन्वीनियंस सैंपलिंग, दूसरा है कोटा प्रतिदर्श यानी कोटा सैंपलिंग, तीसरा है निर्णय प्रतिदर्श यानी जजमेंटल सैंपलिंग, और चौथा है स्तरबद्ध प्रतिदर्श यानी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो स्तरबद्ध प्रतिदर्श यानी ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, क्योंकि स्तरबद्ध प्रतिदर्श प्रणाली जो है वो प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसा सहायक वातावरण चाहिए? पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी आर्थिक वातावरण, दूसरा है राजनीतिक वातावरण, तीसरा है सामाजिक वातावरण, और चौथा है बहुसांस्कृतिक वातावरण। तो प्रभावपूर्ण संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो सोशल इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी सहायक होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। है लोक संचार यानी पब्लिक कम्युनिकेशन सहज हो जाता है। पहला ऑप्शन है ज़्यादा जटिल संरचना के अंदर, दूसरा है ज़्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, तीसरा है ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर, और चौथा है ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। तो लोक संचार ज़्यादा औपचारिक और संरचित स्थापना यानी फॉर्मल एंड स्ट्रक्चरल सेटिंग के अंदर सहज हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सांस्कृतिक क्रांति के नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकार को कहते हैं? पहला ऑप्शन है मास लाइन कम्युनिकेशन, दूसरा है ग्रुप लाइन कम्युनिकेशन, तीसरा है पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, और चौथा है डायलॉग कम्युनिकेशन। तो चीनी नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण को कहते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार वृत्ताकार हो जाता है जब? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिकोडर एनकोडर बन जाता है, दूसरा है प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, तीसरा है श्रोता विश्वसनीय होता है, और चौथा है चैनल निर्बाध होता है। तो संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है? पहला ऑप्शन है सुस्पष्ट चित्र, दूसरा है व्यक्तिगत श्रवण, तीसरा है सहभागी अनुभव, और चौथा है नई फिल्म का पूर्व पुनर्विलोकन। तो वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है सहभागी अनुभव, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी यानी इमर्सिव मल्टीमीडिया जो है वो एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वातावरण है, एक ऐसा वातावरण जो मनुष्य को सहभागी अनुभव प्रदान करता है। वर्चुअल रियलिटी के द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा किया जा सकता है, जैसे पैरा जंपिंग के प्रशिक्षण में इसके प्रयोग से पैरा जंपिंग का अनुभव लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? पहला ऑप्शन है सीसा, दूसरा है पारा, तीसरा है कैडमियम, और चौथा है जिंक। तो जापान में मिनामाता आपदा हुई थी पारे की प्रदूषण के कारण, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जापान में मिनामाता आपदा पारा प्रदूषण के कारण हुई थी। यह बीमारी शरीर में पारा की अधिकता के कारण होती है। प्रारंभ में यह बीमारी जापान के मिनामाता खाड़ी में पारा संक्रमित मछलियों को खाने से हुई थी। इससे शरीर के अंगों में होंठ और जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्या निरूपित करता है? पहला ऑप्शन है संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दूसरा है ऊर्जा खपत, तीसरा है प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन, और चौथा है वन क्षेत्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पारिस्थितिकी पदचिन्ह जो है यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल के क्षेत्र को निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला है परिवहन क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, तीसरा है तापीय ऊर्जा संयंत्र, और चौथा है हाइड्रो पावर प्लांट। तो मृदा में प्रदूषण का स्रोत जो नहीं है वो है हाइड्रो पावर प्लांट, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो पावर प्लांट में गिरते हुए या बहते हुए जल की ऊर्जा से
विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत तथा दुर्लभ ईंधन संसाधनों की रक्षा करता है। यह प्रदूषण रहित है और इसलिए पर्यावरण अनुकूल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती? पहला ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्रणोदक और विलायक के तौर पर व्यापक रूप में इसका उपयोग होता है। ये परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? पहला ऑप्शन है विलंबित सूक्ष्म कण यानी सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो है वो प्रमुख प्रदूषक हैं जो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? पहला ऑप्शन है बैठक बुलाना, दूसरा है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, तीसरा है सत्रावसान और चौथा है भंग करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है पहला और चौथा, दूसरा है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है पहला तीसरा चौथा और चौथा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को बैठक बुलाने का अधिकार, सत्रावसान व भंग करने का अधिकार प्राप्त है। ये राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत प्रदान किया गया है, जबकि अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को है। इसलिए पहला तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? पहला ऑप्शन है सरकारी पद का दुरुपयोग, दूसरा है नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, तीसरा है जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना और चौथा है लोक संपत्ति को नुकसान। तो भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में ये चारों आते हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही होगा। कूट में से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? पहला है संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, दूसरा है विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, तीसरा है भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यानी संस्था और चौथा है विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। नीचे कूट दिए गए हैं, पहला कूट है पहला और दूसरा, दूसरा है पहला दूसरा तीसरा और तीसरा है पहला दूसरा चौथा और चौथा कूट है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम है वो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हैं, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा पहला तीसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष का नेता जन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। पहला ऑप्शन दिया है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, दूसरा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, तीसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का और चौथा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। नीचे कूट दिए गए हैं, पहला कूट है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी विपक्ष का नेता इन चारों में होता है, चारों को नियुक्त करने वाली कमेटी में होता है। दूसरा कूट दिया हुआ है पहला दूसरा और तीसरा कूट है पहला तीसरा और चौथा कूट है पहला दूसरा और चौथा। तो जो विपक्ष का नेता होता है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त को नियुक्त करने वाली कमेटी में भी होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी नियुक्त करने वाली कमेटी में होता है,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने वाली कमेटी में भी होता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने वाली कमेटी में नहीं होता है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो भारत की विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। जेबी कृपलानी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में। कब? 23 नवंबर 1946 को। ये नवंबर 1947 तक अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका एक ट्रिक है, गुरा, मध्य, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों का नाम याद रखना है आपको, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऊ से होगा गुजरात, रा से होगा राजस्थान, मध्य होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, खंडे से होगा झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखने वाली बात है कि 7 सिस्टर से 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा जो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से भी गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है और झारखंड से गुजर रही है। यानी पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? पहला ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, दूसरा है कार्डमम पहाड़ियाँ, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियाँ और चौथा है सेवराय पहाड़ियाँ। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोद्दा बेट्टई। इसकी ऊंचाई है 2637 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? पहला ऑप्शन है खासी जनजाति, दूसरा है मुंडा, तीसरा है भील और चौथा है थारू। तो जो थारू जनजाति है वो दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा।